नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वो हो रहा स्टोरी पे। आज की कहानी कुछ साल पुरानी है, लेकिन इतने साल पुराने होने के बावजूद भी वहाँ के लोग बखूबी इस कहानी को जानते हैं। आज भी इस कहानी का डर जो है इस पूरे गांव में और उस पूरे क्षेत्र में बना ही रहता है। तो दोस्तों, अगर अभी-अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हो रहा स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक कहानी सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, डर से भरी हुई एक और कहानी लेकर के मैं मौजूद हूं आपके साथ। तो शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, ये कहानी दुर्गेश की है और दुर्गेश ने ही इस कहानी को हमारे साथ साझा किया है। विशाल नाम का एक व्यक्ति जो कि दुर्गेश के गांव में ही रहते थे। विशाल के परिवार में वो, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 17 साल के आसपास थी। लेकिन ये परिवार पूरे गांव से कट करके रहता था, मतलब गांव से अलग रहना ही पसंद करता था। हालांकि इनका जो घर था वो भी गांव से थोड़ा सा दूर पे ही था। मतलब गांव में होता ना कि एक बस्ती बन गई है और फिर किसी के पास थोड़ी सी जगह होती है तो वो थोड़ा सा गांव के बाहर या गांव की मेड़ पे जाकर के अपना घर बना लेते हैं। ऐसे ही विशाल के परिवार ने भी अपना घर वहां बना लिया था। लेकिन उस घर के 250 100 200 मीटर की रेंज में कुछ घर और भी थे। लेकिन विशाल का घर कहा जाता था कि बिल्कुल गांव के आखिरी में है। अब दोस्तों, इस कहानी के अंदर होता ऐसा है कि विशाल के घर की एक अफवाह थी कि उसके घर के बाहर से जो भी निकलता है वो या तो मौत के मुंह में चला जाता है या फिर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मौत के मुंह में चला जाने का मतलब ये नहीं था कि कोई मर ही गया है, बट उसको ऐसा मान सकते हैं हम कि वो बिल्कुल उस स्थिति में आ जाता था कि मानो ये अब शायद मर जाएगा, क्योंकि उसकी जो हालत होती थी उसका डॉक्टर भी पता नहीं कर पाते थे कि इस व्यक्ति को हुआ तो हुआ क्या है। धीरे धीरे वो व्यक्ति स्वस्थ तो हो जाता था, लेकिन कई सारे लोगों को स्वस्थ होने में महीना भर भी लग जाता था। और आप सोच सकते हो, जब हम और आप 2 से 3 दिन भी अगर बुखार में रह जाएँ तो पूरा शरीर और हमारा दिमाग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरी तरीके से दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, आलस से भरा जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर महीने-महीने भर तक बीमार रहेगा, तो आप सोचिए उसके साथ क्या बीतती होगी। तो दोस्तों, कहानी में होता कुछ ऐसा है कि विशाल का जो परिवार है, वो कुछ ऐसे रिचुअल्स करने लगा था, ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ करने लगा था, जिस वजह से पूरा गाँव उनसे कट गया था। और कई सालों से उन्हें अपने घर ना बुलाता था, ना उनके घर जाता था। और ये लोग भी, यानी कि विशाल का जो परिवार था, वो भी किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। मतलब बात करना पसंद ना करने का मतलब ये कि वो लोग भी घर से बहुत कम ही निकलते थे। कुछ काम वगैरह जो भी वो करते थे, सिर्फ़ वो करते थे और उसके अलावा उनसे ना कोई बात करता था और ना उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता रखना चाहता था। अब होता ऐसा है कि एक अफ़वाह चलती है पूरे गाँव में कि जो भी विशाल के घर के सामने से रात 11 के बाद जो भी निकलता है वो बीमार पड़ जाता है। अब ये अफ़वाह धीरे-धीरे इसलिए फैलने लगती है कि गाँव में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं वहाँ से निकलने पे। अब इसका घर भी गाँव की एकदम बाउंड्री पे था और हालाँकि ये वो रास्ता नहीं था जहाँ से लोग आते-जाते थे, लेकिन ये भी एक ऐसा रास्ता था जहाँ से लोग गाँव के अंदर आ जाते थे। अब गाँव के अंदर ये बात इसलिए तेज़ी से फैलने लग गई थी क्योंकि जब भी वहाँ से कोई निकला, वो बीमार ही हुआ है। ऐसे ही दुर्गेश के पापा इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव नहीं करते थे और दुर्गेश बताते हैं कि पापा को ऐसा था कि पापा मतलब भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। तो दुर्गेश बताते हैं कि दुर्गेश के पापा विशाल जी से भी कई बार बात कर लिया करते थे, जैसे कि कभी वो मॉर्निंग में दिख गए। हालाँकि पूरा गाँव उनसे कहता था कि आप बात मत करिए। पर रमेश जी जो थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मतलब वो बोलते थे कि यार होगा, मतलब अब कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी मतलब अब कोई व्यक्ति होता है जिसे सब लोग कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को क्योंकि दुर्गेश बताते हैं कि उनके पिताजी शुरू से बाहर नौकरी ही करते थे और जिस जगह से वो नौकरी करते थे मतलब वहीं उनके गाँव के पास में ही एक छोटा-सा शहरी एरिया बोल सकते हैं। मतलब होता है ना कि कोई ऐसा गाँव जो थोड़ा शहर से कनेक्ट रहता है, जहाँ बहुत सारे गाँव का हब होता है, तो सारे गाँव सामान खरीदने के लिए भी आते हैं, मतलब बाज़ार बड़ा लगता है, तो वैसा ही गाँव था, जहाँ पे दुर्गेश जी के पापा
रमेश जी नौकरी करा करते थे। तो वो हमेशा से यहाँ से बाहर रहे थे, लेकिन जब उनकी नौकरी खत्म हो गई, तो वो यहाँ आकर के शिफ्ट हो गए थे। और यहीं उन्होंने अब निर्णय ले लिया था कि अपने गाँव में ही रह कर के अपनी बाकी की बढ़िया-सी ज़िंदगी वो बिताएँगे। अब होता ऐसा है कि एक दिन वो वक़्त भी आता है जब दुर्गेश के पापा इस रास्ते से निकल रहे होते हैं, और दुर्गेश जी बताते हैं कि पापा जब वहाँ से निकल रहे थे तो पापा को वाक़ई में कोई मंत्र उच्चारण करने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो उस घर के पास में थोड़ा-सा रोकने की कोशिश करते हैं। हालाँकि उनका दिल वो आवाज़ देने लगा था जो गाँव वाले कहते थे कि इनके घर में इस तरह की चीज़ें होती है, इनके घर के बाहर से जो भी निकलता है रात के वक़्त वो बीमार पड़ जाता है। क्योंकि एक बात और मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ विशाल के घर के बाहर से कई बार नींबू मिलते थे, नींबू और मिर्ची, कई बार जले हुए कपड़े मिलते थे, कई बार सिंदूर या ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी हुई मिलती थी। और ये सारी चीज़ें वहाँ मतलब लगातार ही मिलती थी। बहुत सारे लोग सुबह देखा करते थे कि ये चीज़ है। और भी ऐसी चीज़ें उनके घर के बाहर से मिलती थी जो इस तरह की क्रियाओं में यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे उस दिन उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई थी। अब दुर्गेश के पापा सोच तो रहे थे कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, चैंटिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उनके मन में एक और ख़्याल भी आ रहा था कि मैं देखूँ जा कर के कि ये क्या हो रहा है। वो अपने वाहन को वहीं रोकते हैं और जाकर के सुनने की कोशिश करते हैं कि ये मंत्र किस तरह के बोले जा रहे हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि ये किसी जेंट्स की आवाज़ है, लेकिन ये विशाल जी की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, और उनके लड़के की आवाज़ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी बड़े इंसान की, मतलब जो एज में बड़ा है उसकी आवाज़ थी। तो ये उनकी बीवी की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और ये सब सोचते-सोचते वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें नज़र आता है कि एक काले कपड़े में बहुत बड़ा तिलक लगाए हुए, जो कि राख से लगाया हुआ तिलक था, और सर पे काला कपड़ा बांधा हुआ एक तांत्रिक के रूप में एक आदमी बैठा हुआ है, जो इस मंत्र का उच्चारण कर रहा है, और एक छोटा सा अग्नि का कुंड बना रखा है जहाँ पे कुछ क्रियाएं चल रही हैं। ये सब देख करके दुर्गेश के पापा की एक बार मतलब रूह कांप जाती, होता ना कि आपको एकदम झुनझुनी सी आ जाती है, वैसा होता है। और वो वहां से तुरंत निकलने का प्रयास करते हैं। अब वो घर भी आ जाते हैं, और इसके बाद दुर्गेश बताते हैं कि पापा पूरे 1 हफ्ते तक बीमार रहे। आप सोचिए, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहा था, उसने नज़दीक से जाकर के देखा, तो पूरा 1 हफ्ता उन्हें ठीक होने में लग गया। हालाँकि ये सारी चीज़ें गाँव के अंदर अधिकतर होती ही रहती थी, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति या नया पुरुष वहाँ से निकल जाया करता था, और उसके साथ ये सारी चीज़ें होती थी। वक़्त के साथ ये चीज़ें बढ़ने लग गई थी। लोगों को जब पता चला तब जाकर के कुछ चीज़ें रुकी थी। बस इस गाँव के अंदर एक बेकार बात ये थी कि यहाँ कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि सब लोग एक साथ जाएँ और जाकर के उनसे पूछें कि ये सब क्या कर रहे हो और तुम्हारी वज़ह से कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि सबके अंदर एक डर था कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कुछ ऐसा कर दें हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ, जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए कोई भी उनकी इस क्रियाओं के बारे में उनसे बात नहीं करना चाहता था। यहाँ पे जब दुर्गेश के पापा ठीक होते हैं तो वो ही सोचते हैं कि मैं क्यों ना एक बार इस व्यक्ति से बात करूं, लेकिन दुर्गेश बताते हैं कि मुझे जब ये सारी चीज़ें पता चली थी पापा बीमार है, और मैंने जाकर के उन्हें साफ साफ समझा दिया था, आज के बाद आप उस व्यक्ति से कभी भी बात नहीं करोगे, कभी भी मतलब कभी भी नहीं उससे बात करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन यहाँ दुर्गेश बताते हैं कि पापा ने बोल तो दिया था, लेकिन वो एक दिन जाकर के उस व्यक्ति से पूछ ही लेते हैं कि ऐसा तुम्हारे घर के सामने से निकलने वाला इंसान बीमार पड़ जाता है, मैंने सुना है, और तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे होते हो? तब वो बताता है कि हम ये सारी चीज़ें जानबूझ करके नहीं करते, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और उसी मुसीबत से बचने के लिए अब हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तब दुर्गेश के पापा बोलते हैं कि क्या है वो मुसीबत जिसमें तुम इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हो? तब यहाँ पे विशाल जी पहली बार कुछ बात बताने के लिए एग्री होते हैं, और बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाते हैं, ना जाने क्यों। कई बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलते।
तो विशाल के बोलते-बोलते ये रुक जाने पर यहाँ पे दुर्गेश के पापा को बड़ा अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि हो ना हो, यहाँ तो कुछ तो भाई गड़बड़ है। है कुछ ऐसा जिसे ये बताना नहीं चाह रहे। ये बताना तो शायद चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद वो सीधे जाते हैं, वहीं पास में एक काली जी का मंदिर होता है। मतलब उसी गाँव से थोड़ा-सा दूर उन्हें पता चलता है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पे जो पुजारी हैं, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर की सेवा करते चले आए हैं और उन्हें भी इस तरह की बहुत सारी क्रियाओं के बारे में पता है और जब जाकर के उनसे बात करते हैं, तब वो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आऊँगा तुम्हारे गाँव और सुनूँगा आप सब लोगों की बातें। अब अगले दिन पंडित जी दुर्गेश के गाँव जाते हैं। तब तक दुर्गेश के पिताजी सभी गाँव वालों को बता देते हैं कि मैंने उन पुजारी जी से बात करी है और वो कल सुबह यहाँ आने वाले हैं। तब सारे गाँव वाले भी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सब अपनी बातों को बताते हैं, जो भी उन सब चीज़ों से यहाँ पे परेशान थे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर हो ऐसा रहा था कि जो घर मैंने जो कहा कि जो थोड़े से नज़दीक में थे, यहाँ अजीब-अजीब सी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती थी। मतलब ऐसा होता था कि रात में कोई छत पे दौड़ लगा रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई ऐसा कि दीवार के ऊपर दौड़ लगा कर के गया है। मतलब मकान की छत पे से ऐसे कोई दौड़ लगा के आया ठप, 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 ठप और दीवार पे ऐसे दौड़ लगाता हुआ नीचे उतर गया। ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तब यहाँ पर दुर्गेश के पापा ने जाकर के पंडित जी से बात करी थी, क्योंकि इनकी घर की महिलाओं की तबीयत बहुत खराब होने लग गई थी और जो छोटे बच्चे थे उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी। जब यहाँ पे पंडित जी आते हैं और आकर के सारा वाकया पूछते हैं इन लोगों से और इन लोगों की बातें सुन कर के वो दंग रह जाते हैं। तब पंडित जी बोलते हैं कि मुझे वो घर बता सकते हो जिसके घर पे ये सारी क्रियाएँ होती हैं? ये लोग डरते-डरते बताते तो हैं कि पंडित जी वहाँ पर होती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके वहाँ जाने से ये हमारे ऊपर भी कोई ऐसी क्रियाएँ करवाएँ। पंडित जी बोलते हैं, टेंशन मत लो आप, निश्चिंत रहिए, मेरे को एक बार जा कर के देखने दो। और यहाँ पंडित जी सीधे विशाल के घर में चले जाते हैं और विशाल के घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब पंडित जी वहाँ से कुछ देर बाद बाहर निकलते हैं, तो पंडित जी जो गाँव वालों को बताते हैं, वो सुन कर के गाँव वालों का भी वो सुनकर के गाँव वाले भी दंग रह जाते हैं। उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी। यहाँ पे विशाल ने जो पंडित जी को बताया था, वो बात थी कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शुरुआती दौर में ज़रूर कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ को बुला लिया था, जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकें, यानी ज़्यादा पैसे कमा सकें। वो चाहते थे कि उनकी गरीबी जो है वो अमीरी में बदल जाए, क्योंकि विशाल जहाँ पहले काम करने जाता था, वहाँ उसे कुछ तांत्रिकों के बारे में पता चला था और कुछ तांत्रिकों से उसकी पहचान हो गई थी और उसी बीच में वो क्रियाएं इस तरह की सीख गया था और जिस वजह से उसे कुछ 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 लाभ होना शुरू हो गया था। और जब उसने वो चीज़ें सीख ली थी और अपने परिवार से आकर के कह दी थी, तो वो अपने घर पे भी उन चीज़ों को करता था। ऐसे ही करते कुछ दिन में बहुत सारी चीज़ों को अपने आस-पास बुला लिया था। और पंडित जी को उसने यही बताया था कि हमने कुछ ऐसी आत्माएँ बुला ली थी जो कि वापस नहीं जा रही थी। और उस वजह से जो दूसरों के घर में जिन लेडीज़ों की तबीयत खराब थी, जिन बच्चों की तबीयत खराब थी, सेम चीज़ उसके घर में भी हो रही थी। उसकी भी वाइफ़ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। इनफैक्ट वो भी काफ़ी बीमार रहता था। तो यहाँ पंडित जी की ये बात सुनकर के सब दंग रह जाते हैं कि सिर्फ हम नहीं, बल्कि यहाँ पे विशाल का परिवार भी पूरी तरीके से परेशान है। और वो इन्हीं सबको भेजने के उसमें लगे हुए थे। और इन्हीं सब के बीच में उस दिन जब दुर्गेश के पिताजी वहां से निकल रहे थे और जिस तांत्रिक उसने बुलाया था, वो इसलिए ही बुलाया था कि सभी भटकी हुई आत्माओं को वो वापस भेज सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वो वहीं भटकती रहती थी और लोगों के घर पे जाकर के दरवाज़ा बजाना, छत पे दौड़ लगाना, ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी, ये सब वो ही कर रही थी। अब यहाँ उन्होंने ये सारी बातें जानने के बाद उन्होंने विशाल के परिवार को तो बोल ही दिया था कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ कल काली जी के मंदिर में आ जाना, और साथ ही साथ गाँव वालों को भी बोल दिया था कि आप सब भी काली जी के मंदिर में आ जाना। दूसरे दिन जब ये लोग सुबह-सुबह काली जी के मंदिर में पहुँचते हैं, तो विशाल के परिवार को देख कर के सबके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ था और सब चाहते थे कि विशाल की यहाँ पे सब पकड़ कर के पिटाई कर दें। लेकिन सब लोगों ने अपने उस गुस्से को अंदर दबाया, पंडित जी के साथ मिलकर के उस पूजा को संपन्न किया और पंडित जी ने बाद में विशाल को और पूरे गाँव वालों को एक चीज़ और बोली कि कभी भी इस तरह की
आइडेंटिटीज़ को बुलाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो कई जगह से भटके और आपके थोड़े से लाभ के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान कर जाए। उन्होंने बोला कि गनीमत मानो कि यहाँ कभी किसी की जान नहीं गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही बुरा है। और उन्होंने विशाल को भी बोला कि कभी अगर तुम्हारा ऐसा मन करे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें हमें इस तरह से परेशान करती हैं, तो तुम्हें अगर कुछ इस तरह की क्रियाएँ करना है तो इसी मंदिर में आकर के कर सकते हो, मेरे साथ मिल कर के कर सकते हो। क्योंकि ये मंदिर के अंदर जो भी आता है वो इस मंदिर से बाहर नहीं जा पाता। वो वापस अपने उसी स्थान पे पहुँच जाता है जहाँ से वो आया है। घर के आस-पास इस तरह की क्रियाएँ करने से शायद उसे वापस जाने का रास्ता ना मिले और वो आप ही पे हावी हो जाए या आपके आस-पास के लोगों को यहाँ बुरी तरीके से वो हार्म कर दे। दुर्गेश बताते हैं इसके बाद हमारे गाँव के अंदर सारी चीज़ें अच्छी होने लगी। विशाल के परिवार के सभी लोगों ने उस तरह की चीज़ें बंद कर दी। विशाल का जी का जो बेटा है, वो भी अब घर से निकलने लगा था, सब लोगों से मिलने लग गया था, है ना? सब चीज़ें मतलब नॉर्मल होने लग गई थी। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बताते हैं कि पिछले 8-10 साल से ये बात ज़रूर फैली हुई है, लेकिन विशाल के घर पहले कोई नहीं जाता था या अपने यहाँ उसको कोई नहीं बुलाता था। अब इस चीज़ को लगभग लोग थोड़ा भूल चुके हैं। नई जनरेशन ने इसे एक्सेप्ट किया कि ये सब चीज़ें छोड़ कर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वो भी सभी लोगों के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, किसी भी मंदिर में प्रोग्राम होता है या किसी भी जगह होता है तो उनके घर भी इन्विटेशन आता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके भी आस-पास में कोई ऐसी क्रियाएँ होती हैं तो उसे सब लोगों के साथ मिलकर के ज़रूर रोकने की कोशिश करें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो शायद आपको हार्म पहुँचा दें और जितने भी दिन आप दिक्कत में रहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो मैं था आपके साथ सचिन ठाकुर और ऐसी ही कहानी को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। जय श्री राम।